नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपका संभव अचीवर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सॉलिड स्टेट का रिमेनिंग पार्ट ले रहे हैं बेटा। आज ये चैप्टर कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा, बट उससे पहले मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स, जैसे अपन बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, किसी स्ट्रक्चर का, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, हमारा टॉपिक है, टॉपिक हमारा स्ट्रक्चर्स, या यूं बोल दो कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स। जैसे रॉक साल्ट स्ट्रक्चर नमक की है, तो देखो पहली स्ट्रक्चर वही लेते हैं अपन, फर्स्ट NaCl। ये आपकी रॉक साल्ट स्ट्रक्चर है, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर। तो ये है अपनी रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ठीक है, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6⁻⁶, मतलब Na+ और Cl-। एक Na6 क्लोराइड से कवर्ड होता है और एक क्लोराइड 6Na से कवर होता है, मतलब एक Na 6 क्लोराइड से गिरा हुआ होगा और एक क्लोराइड 6Na से गिरा हुआ होगा। तो केटाइन का और एनाइन का कितना हो गया रेशो, 6:6। ऐसे ही सेकंड स्ट्रक्चर होती है इसमें सीजियम क्लोराइड, CsCl। इसमें होता है बेटा 8:8, मतलब ये सीजियम ये क्लोराइड प्लस माइनस क्रॉस ऐसे, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक सीजियम 1 सीजियम इक्वल्स टू 8 क्लोराइड्स होते हैं, ऐसे, ठीक है। और एक क्लोराइड इक्वल्स टू क्या होता है, 8 सीजियम आइंस होते हैं, मतलब एक दूसरे का कवर करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है, उसको कवर करना या ढकना। अगला थर्ड देखो, ये वेरी मोस्ट है। एक तो आपके पास है CaF2, ठीक है, इसको बोलते हैं AB2 टाइप। और एक होता है अपने पास Na2O। देखो Na2O, पहले देखो केटाइन 2 है, एनाइन 1 है, तो ये हो गया A2B टाइप। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें होता है 84, ऐसे याद कर लो, 84, इसमें 48, ठीक है। 8⁴, देखो ऐसे, Ca पर चार्ज कितना, +2, फ्लोराइड पर चार्ज कितना, माइनस, नंबर ऑफ फ्लोराइड कितने हैं, 2, तो ये हो गया 8⁴। याद करने का तरीका बना लो रे, जैसे कैल्शियम 1 है, 1 × 8 तो आंसर 8 ही आएगा। इधर भी 8 करना है तो 2 × 4 लगाना पड़ेगा, तो क्या प्लस के 8 माइनस के भी 8। यूं याद करने का तरीका बना लो, नहीं तो 84 सीधा याद रख लो। इसको बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर, फ्लोराइड। नेक्स्ट इसको बोलते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एंटी फ्लोराइड। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4:8, ऐसा, ठीक है। एक होता है आपके पास ZnS, जिंक ब्लेंड टाइप की स्ट्रक्चर, ZnS, ठीक है। इसका होता है 4:4, कितना होगा, 4:4। क्लियर है, क्या क्या हो गया, रॉक साल्ट NaCl में 6:6, सीजियम क्लोराइड में 8:8, फ्लोरासाइट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिहाज से, ये दोनों वेरी मोस्ट, ये फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड, ठीक है। आप तो सीधा याद रखो, फ्लोराइड 84 है, 84 है, जबकि एंटी फ्लोराइड 48 है। क्वेश्चन ये पूछता आपसे कि सीजियम फ्लोराइड में फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो हो गया कितना, 4। Ca का कितना हो गया, 8, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशो क्रॉस में, तो ये हो गया 8:4, वो हो गया 4:8, ये हो गया 4:4। क्लियर। ये आपके पास 5 टाइप की स्ट्रक्चर थी जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कंपटीशन के लिहाज से है, RBSE बोर्ड। यहीं पर एक लगते ही कंसेप्ट और बता दूं बेटा, जैसे देखो NaCl है, ये NaCl,
ठीक है। तो NaCl का हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6⁻6 और इसे मुझे कन्वर्ट करना है 8⁻8 में। तो ध्यान दो, अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाना है तो उसको हाई प्रेशर दे दो आप, और किसी का घटाना है तो उसको हाई टेम्परेचर दे दो। प्रेशराइज करने से मॉलिक्यूल्स पास होंगे, तो हाई प्रेशर देने से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स दूर होंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी या आयनाइजेशन या जो भी होगा, पर दूर हो जाएंगे और दूर होने से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब चलते हैं कल वाले कोई क्वेश्चन जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी के। देखो फिर से आपके पास एक क्वेश्चन आया है, क्या क्वेश्चन है जरा ध्यान से पढ़ो। ये आपका 1.13 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। नायोबियम क्रिस्टलाइज हो रहा है, नायोबियम क्रिस्टलाइज हो रहा है इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। बॉडी सेंटर मतलब बेटा BCC। अगला उसकी डेंसिटी कितनी है 8.5, तो डेंसिटी होगी तुम्हारे पास 8.5। यूनिट क्या है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस, आपको क्या निकालना बेटा, एटॉमिक रेडियस निकालना है और उसका एटॉमिक मास दे रखा है U का मतलब AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो यहां पर एटॉमिक मास दे रहा है आपको M, मास दे रहा है 93U। डेंसिटी का फॉर्मूला है, रेडियस कैसे निकालो भाई, डेंसिटी का फॉर्मूला है, रेडियस कैसे निकालो, क्योंकि तुम सब जानते हो कल मैंने आपको टेबल पढ़ाई थी, उसमें BCC के लिए रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, R √3a/4 होता है। ठीक है, √3a/4। थोड़ा इसको ढंग से लिख देते हैं, ये तो यहां लिख दिया आपने √3a/4। इसका मतलब √3a/4, सॉरी यहां 4 है ये, तो ये हो गया आपका 4, √3a/4। अगर मुझे कहीं से किनारा मिल जाए, एज मिल जाए, तो मैं रेडियस निकाल दूंगा। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा, डेंसिटी का फॉर्मूला आपके पास डेंसिटी इक्वल्स टू Z × M/Na × a³, या बोल दो V, और V बराबर होता है a³, तो तुम a³ निकाल लो। a³ निकालने के लिए a³ को ऊपर दिया आपने, फिर Z कितना होता है BCC में 2, मास कितना दिया बेटा 93। नेक्स्ट अगला, एवोगैड्रो नंबर कितना है 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू डेंसिटी कितना गिवन है आपको 8.55। ठीक है, अब आपको यहाँ से किनारा निकाल लो, A निकाल लो यहाँ से, तो A जो भी आ रहा है यहाँ पर, जैसे a³ किया आपने, तो a³ किया तो ये आप सोचो कि ये 93 का डबल 18 और ये 6 186, ये आ जाएगा तुम्हारे पास कितना 186, 3 दूनी 6 9 दूनी 18। उसके बाद नीचे रह जाएगा आपका 6.02 इंटू 8.55 इंटू ये ऊपर चला गया, तो हो गया 10⁻⁻23। अब 23 का क्यूब इजी नहीं है, तो 23 को आप 24 कर लो बेटा, यहाँ एक 0 लगा दो, कर सकते हैं ऐसा। और इस पूरे को सोल्व कर लो, तो A बराबर क्या हो गया आपके पास, ये 1860, नेक्स्ट 6.02 इंटू 8.55 का 1/3 इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁻25 का भी 1/3, क्योंकि इधर से क्यूब हटा तो क्यूब रूट लग गया, तो इसका आंसर तो आ जाएगा कितना 10⁻⁻8, 8 3 24 हो गया। अब इसका आंसर आप निकाल लें किनारा, कितना आएगा आपका, एज देख ले यहाँ से कितना आएगा, और उस एज को सपोज करो यहाँ x वैल्यू आ गई इसकी सोल्व करने के बाद, तो यहाँ क्या रखोगे आप R = √3/4 इंटू यहाँ जो आया आपके पास कितना x × 10⁻⁻8, इजी कैलकुलेशन। √3 क्या होता है 1.732 इंटू ये हो गया आपका x × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 4। इस तरह से यहाँ पर आपकी रेडियस भी कैलकुलेट हो जाएगी। बस इसको आप इजीली सॉल्व कर लें, ठीक है, कैलकुलेट कर लें इसको कि इसका कितना आ रहा है, इस वैल्यू को वहाँ पर पुट कर दें। मेन चीज़ है कंसेप्ट तुम्हें आना चाहिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो रेडियस था और कंपटीशन लाइक सवाल है। डेंसिटी के फॉर्मूले से तुमने क्या निकाला, A निकाला,
डेंसिटी के फॉर्मूले से ए निकाला। और दूसरा रेडियस के फॉर्मूले, यहाँ से रेडियस के फॉर्मूला लगाकर आपने क्या प्राप्त कर ली, आर प्राप्त कर ली। यही पूछा है इसमें, का वो किस में है, बीसीसी स्ट्रक्चर में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। नेक्स्ट, अब चलते हैं आगे। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके पास आर और आर में रिलेशन है, इसको बाद में लेते हैं, पहले अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ले लेते हैं सारे। फिर से एक न्यूमेरिकल देखो क्या बोल रहा है, कॉपर क्रिस्टलाइज हो रहा है आपका, क्रिस्टलाइज हो रहा है किसमें, FCC है ये लेटिस FCC, ठीक है। तो FCC में ये लेटिस में क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइज हो रहा है कॉपर। अगला क्या बोल रहा है, विद एज लेंथ, एज लेंथ मतलब ए इसका गिवन है 3.61 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अगला, शो दैट द कैलकुलेट डेंसिटी इज एग्रीमेंट विद मेजर्ड वैल्यू ऑफ इतना। मतलब ये तो आपको थियोरेटिकल वैल्यू दी है रे भाई, इनिशियल वैल्यू, थियोरेटिकल वैल्यू, जो थियोरेटिकल वैल्यू कितना बेटा डेंसिटी का, इतना। अब इसका फॉर्मूला लगाकर तुम डेंसिटी को फाइंड करो और मैच करो कि जो आपका ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगा वो थियोरेटिकल के क्या होगा, इक्वल होगा या नहीं। तो कॉन्सेप्ट बना के दे देता हूँ, न्यूमेरिकली आप सोल्व कर लेना। देखो कैसे, डेंसिटी इक्वल्स टू फॉर्मूला हो गया Z इंटू एम अपॉन Na इंटू ए क्यूब। तो डेंसिटी कितनी है बेटा, डेंसिटी आपको फाइंड करनी है, इसमें डेंसिटी आपने फाइंड करनी है। Z FCC के लिए कितना हो गया 4, मास, ठीक है। मास क्या आपके पास, कॉपर का मास कितना होता है 63.5, ठीक है। कॉपर का जो आपके पास मास होगा, या वैसे तो एटॉमिक मास, ये इसका क्या होगा आपके पास, कॉपर का मोलिकुलर वेट होता है 63.5। क्वेश्चन में आपको गिवन है क्या, देखो कॉपर क्रिस्टलाइज इन FCC लेटिस विच एज लेंथ इतना, शो दैट कैलकुलेट डेंसिटी इन एग्रीमेंट विद द मेजर्ड वैल्यू ऑफ इतनी। तो मेजर्ड वैल्यू कितनी है आपके पास 8.92 है। या तो एक काम करो आप, पहले मेजर्ड वैल्यू निकाल के पहले एम निकाल लो, यही बना सकते हैं, और तो क्या बनाओगे, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट हमें कोई सपोज नहीं करनी है चीज़, जब क्वेश्चन में एक तरह से ये डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन ये हमारा बनता है। तो देखो सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले का दोबारा यूज़ करता हूँ, डेंसिटी इक्वल्स टू Z इंटू एम अपॉन Na इंटू क्या हो जाएगा आपका ए क्यूब। अब ए क्यूब तो यहाँ पर भी काम आ जाएगा, तो एक काम करो, पहले डेंसिटी कितनी है बेटा 8.92 इक्वल्स टू Z हो ही रहना है 2, ठीक है, इंटू मास कितना है, ठीक है। यहाँ पर आपको मास फाइंड करना पहले, और इस मास की वैल्यू को वहाँ पुट कर देना डायरेक्ट, ठीक है। ये मास आ गया। अब एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू ए कितना आपका बेटा, ए दे रखा किनारा आपको ये, तो हो जाएगा 3.61 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब। तो मैं मास बराबर लिखना चाहूँ तो बताओ क्या लिखूंगा यहाँ से, तो मास आता है बेटा इसका 8.92 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू यहाँ बन जाएगा 3.61 का क्यूब इंटू 10⁻³ और ये हो जाएगा इंटू, ओ हो यहाँ क्यूब करना था इसका, क्यूब कर दीजिए इसको, क्यूब कर दीजिए इसको यहाँ से, ये इसका क्यूब इंटू इसका क्यूब का होगा बेटा 10⁻24, ठीक है। ये चीज़ें तो आ गई आपके पास, ये प्लस मल्टीप्लाई ये क्रॉस अपॉन डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, मास की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। कैलकुलेशन है देखो कट जाएगी फटाफट से, मोटी मोटी चीज़ें कट आ जाएगी, देखना भी। देखो आओ, क्या आपके पास डेंसिटी निकालनी है आपको, इक्वल्स टू Z कितना बेटा 2 इंटू मास ये आया 8.92 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर क्या हो गया आपके पास 23, ठीक है। यहाँ बन जाएगा अपना 23, ये हो गया इंटू 23 इंटू 6.31 इंटू 6.31 का क्यूब, सॉरी ये आ गया इसका क्यूब, ये आ गया इसका क्यूब इंटू
10 की पावर माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2, ये तो बेटा इसका वैल्यू आया है। अब Na का वैल्यू लिखो वापस, Na का देखो क्या आएगा, Na का वैल्यू तुम्हारे पास क्या आना चाहिए बोलो, 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू क्यूब वही आएगा 3.61, क्या हो गया आपके पास 3.61 का क्यूब इंटू 10 की पावर माइनस 24। इस वैल्यू से ये वैल्यू कट, इस वैल्यू से ये वैल्यू कट, इस वैल्यू से ये वैल्यू कट। ओ यस, दिस इज एक्सपेरिमेंटली क्या हो गया आपके पास, डेंसिटी इसका भी ऑब्टेन हुआ कितना 8.92। ये तुम्हें प्रैक्टिकली या ऑब्जर्व्ड किया बेटा, ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्वेशन किया आपने, जबकि ये आपको थियोरेटिकल दिया हुआ था। तो क्या आई हुई वैल्यू थियोरेटिकल वैल्यू के क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। क्लियर है सब बच्चों को, बहुत आसानी से हो गया हमारा ये क्वेश्चन। तो कैलकुलेशन से मत घबराओ, क्वेश्चन को करो अपने आप, देखो कैलकुलेशन कट आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कंपटीशन के लिहाज से। ठीक है, कंपटीशन क्लासों में ज़्यादा ये बात करता है आपको। तो कंपटीशन क्लास में क्या करता है, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसा बनेगा, तो क्वेश्चन कैसा बनना चाहिए, देखो बेटा ये एक तरह से अगर हम बात करें तो इसको मैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सॉल्व करूँगा। कैसे, क्योंकि इसका तरीका हमारे किस में नहीं गिवन है, आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की उसमें गिवन नहीं है। ये आपको 11वीं क्लास के टॉपिक ऑक्सीडेशन से सोल्व करना है और फ्रैक्शन लगाना है इस पर, मतलब प्रतिशत लगाना आपको। देखो कैसे, ये कह रहा है निकिल ऑक्सीडाइज है ये, तो निकिल 0.98, ऑक्सीजन 1.00, ये आपका क्वेश्चन में दे रखा आपको। ठीक है, ये है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकिल एग्जिस्ट एज निकिल +2 एंड निकिल +3। इसमें आपको ये बात कहा गया है कि इसमें क्या बात वो करेगा। तो नेक्स्ट देखो क्या बोला बेटा, आपको बोला गया है कि निकिल के पास, एक मिनट मैं तुमसे बात करूं, FeO है तो Fe पर ऑक्सीडेशन निकालो, तो कैसे निकालोगे, X इसका -2 बराबर 0। क्लियर, इस तरह से ही तो निकालोगे। तो ज़रा मुझे एक बात बताओ बेटा, इसका कैसे निकलेगा। और दूसरी बात, जब निकिल 2 पार्ट में क्लासीफाई है, एक दे रहा है निकिल +2 और एक दे रहा है निकिल +3। देखो ये लिखा हुआ निकिल +2 और निकिल +3। तो सपोज करते हैं निकिल +2 इज X, देन Ni+3 कितना होगा बेटा, टोटल कितना है, देखो टोटल 0.98 है। तो आप कहोगे सर 0.98 माइनस X। बोलो यहाँ तक सबको क्लियर है। ये तो Fe अकेला था तो मैंने X मान लिया, बट यहाँ निकिल का क्या है, आपको निकिल एग्जिस्ट कर रहा है 2 पार्ट में, निकिल +2 में और निकिल +3 में। तो सपोज किया कि निकिल +2 है X, तो ये कितना होगा, टोटल में से X को निकाल दो, 0.98 माइनस X। तो यहाँ तो देखो बेटा अकेला था तो तुमने क्या मान लिया इसको X, बट इट क्लासीफाई इन 2 पार्ट्स विच आर, one is X प्लस अनोदर इज 0.98 माइनस X। ऐसा है, ये ऐसे। क्लियर। अब मुझे बताओ X किसको सपोज किया, जिसका आपके पास ऑक्सीडेशन था 2, तो यहां कर दिया 2X। जरा सोचो ये किसको सपोज किया बेटा आपने, 98 माइनस X +3 वाले को, तो यहां लगा दो 3, बस इसको X माना और ये आपका X 2 वाला और 3 वाला आपके पास क्लासीफाई हो गया। फिर ऑक्सीडेशन का -2, तो ऑक्सीजन का तो -2 ही होगा, 1 से कोई मतलब ही नहीं है। ये आपका 1.00 लिखे या नहीं लिखे बताओ, ये नहीं होता तो क्या होता, तो भी वही बात थी। ऑक्सीजन पर चार्ज -2 = 0। अब इसको सोल्व कर लो तो क्या आएगा, सोल्व करेंगे तो 2X प्लस ये हो गया 8 3 24 का 4, फिर बच गए 2, 27 और 2 ये आ जाएगा आपका। फिर इसको इससे किया तो -3X बराबर ये 2 बेटा उधर गया तो क्या बन गया 2। अब X की वैल्यूज को एक तरफ कर लो और बिना X वाले को या नंबर को एक तरफ कर लो, तो हो गया 2X माइनस 3X इक्वल्स टू 2 माइनस 2.94। तो ये बच गया आपके पास बेटा -X और ये बच गया आपका -94। तो X इक्वल्स टू आंसर आ गया 0.94। X की वैल्यू आई है, अभी X की वैल्यू आई है, आपको फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन का मतलब होता है प्रतिशत भाग, वो कितना पार्ट है, तो निकाल लो। कितना निकला बेटा, कैसे निकालूं,
तो आप कहोगे फ्रैक्शन ऑफ Na+2। तो Na+2 का कितना आया बेटा? 0.94 आया, तो आया हुआ। अपॉन टोटल कितना था? 0.98। आपने कह दिया सर 0.98 इंटू 100, सोल्व करना 95.91 आना चाहिए मेरे हिसाब से, और हम उसको सपोज कर लेते हैं 96%। क्या सपोज कर लेते हैं? 96%। उसके बाद निकिल +3 कितना बच गया? टोटल परसेंट माना है तुमने 100, 96 आ गया, तो निकिल +3 कितना होगा? 4% होगा। ठीक है भाई, 98 को अपने यूँ माना है कि 98 में 94 है तो उसका परसेंटेज हो गया 96, तो बचा हुआ परसेंट कितना हो गया? 4। तो निकिल +2 का फ्रैक्शन है 96 और निकिल +3 का फ्रैक्शन कितना है? 4% है। ठीक है, नेक्स्ट अगला, ये भी आपके पास एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। हाँ ये देख लो एक बार, क्योंकि हम पहले एक न्यूमेरिकल को लेते हैं, सारे न्यूमेरिकल्स हमारे हो जाए। तो देखो बेटा क्या बोल रहा है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। इन दिस ऑक्साइड कॉपर टू ऑक्सीजन रेशियो इज स्लाइटली लेस। क्या बोल रहा है? कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो गया? स्लाइटली, थोड़ा सा कम हो गया। कितने से? 2:1 से। 2:1 तो है ही ना बेटा। देखो Cu2O तो कॉपर हो गया 2 और ऑक्सीजन कितना हो गया? 1। पर कुछ ऐसा चेंजेज आया, जब लेबोरेटरी में कुछ किया तो ऐसा चेंजेज आया कि इससे जरा सा कम हो गया। फिर कैन अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट दिस सब्सटेंस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। आपको बताया था, एक तो एन टाइप सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा था, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होल की वजह से हो रहा है। इसका मतलब होल खाली हुआ है। बहुत आसान हो गया अब तो क्वेश्चन। कैसे बेटा? देखो आप Cu2O को क्लासीफाई करो, आप कहोगे इस पर चार्ज +2, इस पर चार्ज -2, पर कॉपर है कितना? 2, तो एक कॉपर पर चार्ज प्लस और प्लस। चलो थोड़ा थ्योरेटिकली और डायग्राम से हम इसको समझें। कैसे? देखो मैंने कहा आपके पास ये वाला ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें कॉपर प्लस, फिर ऑक्सीजन -2, फिर कॉपर प्लस ऑक्सीजन -2। ठीक है, ये माइनस ऑक्सीजन 2, फिर कॉपर प्लस, फिर ऑक्सीजन -2, फिर कॉपर प्लस, फिर ऑक्सीजन -2। इस तरह से स्ट्रक्चर है कंटिन्यूस। बैलेंस मत करना। आप कहोगे कि सर कॉपर आ रहे हैं 2 ऑक्सीजन, ये तो बैलेंस हो गया। फिर 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं, अरे भाई ये कॉपर से कनेक्ट है बेटा, तो इधर से कॉपर से कनेक्ट होगा, इधर किससे कनेक्ट होगा? कॉपर से, तो वैलेंसी पूरी होगी। ऐसे ही ये आगे से किससे कनेक्ट होगा? कॉपर से कनेक्ट हो गया, वैलेंसी पूरी होगी। बस अपने को थोड़ा सा आइडिया लेना है कि इसका रेशियो 2:1 से कम हो जाए। तो 2:1 से कम हो गया सपोज करो, तो कैसे ये बैलेंस भी होना चाहिए। ये बात मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ कि कोई भी वॉइड्स हो, फ्रैंकल हो, शॉर्ट की हो, हमेशा एक कैटाइन और एक एनाइन बाहर जाता है। वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, या यूँ कह सकते हो न्यूट्रिलिटी बना रहती है उसमें। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रिलिटी, वैद्युत उदासीनता बनी रहती है, उदासीन होना चाहिए। अब ऑक्सीजन का तो चार्ज -2 ही होगा, -1 तो पेरोक्साइड में हो सकता है, बाकी सिंपली होता नहीं। हाँ लेकिन कॉपर क्या है? कॉपर आपका वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, +1 भी करता है और +2 भी करता है। और यही तो कहा इसने कि मान लो स्लाइटली 2:1 से कम हो जाए, तो कम हो जाए तो मैंने इसको इरेज कर दिया यहाँ से। बताओ इसको चार्ज बैलेंसिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? आप कहोगे सर +2 हो जाएगा, मतलब यहाँ से चार्ज यहाँ जंप कर गया, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, चार्ज तो बैलेंस हो गया। लेकिन खाली कौन रह गया? एक होल। और होल खाली रहने से किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है? पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। तो आंसर सीधा सीधा दे दो कि अगर क्यूप्रस ऑक्साइड में 2:1 का जो रेशियो है, इस रेशियो को स्लाइटली कम कर दें हम, तो स्लाइटली कम करने से होगा क्या? कॉपर वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, +1 वाला कॉपर +2 चार्ज गेन कर लेगा। जैसे +2 चार्ज गेन करेगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया और यहाँ पर क्या रह गया आपके पास? होल खाली रह गया। और जब होल खाली रह जाता है तो उससे जो वॉइड्स बनती है वो क्या होता है?
पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है। यही तो प्रूफ करना आपका, साफ साफ लिखा हुआ है। क्लियर? ये क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये एल्युमिनियम की साइट वाला है बेटा, ये क्वेश्चन कल हो गया, प्रीवियस क्लास में देखना आप। नेक्स्ट इसको देखो, नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी। नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी, वैसे इसका क्वेश्चन मैं इम्प्योरिटी में करा चुका हूँ आपको। कैसे निकालते हैं इम्प्योरिटी? देखो मैंने आपसे कहा था NaCl की स्ट्रक्चर में SrCl2 से आप डॉप कर दो। तो देखो इसने क्या किया है, SrCl2 को डॉप किया है किसकी स्ट्रक्चर में? NaCl में। ठीक है, तो आपको क्या निकालनी है? नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी, कैटायनिक वैकेंसी, नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी। तो फॉर्मूला होता है मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर Na। तो मोल क्या दे रखा बेटा? ये दे रखा 10⁻³ मतलब 100 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। बस फॉर्मूला ध्यान रखना आपको। ये ऊपर चला गया 10⁻³ मोल %, तो क्या होगा? ये ऊपर गया तो 10⁻5 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। इससे ये कट, तो ये 18 रह गया, तो आंसर आ गया 6.02 इंटू 10⁻18। ठीक है, ये हमारा हो चुका है कंप्लीट न्यूमेरिकल। अब एक दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो चैप्टर चालू करेंगे उससे पहले हम 10 मिनट का एक क्लू ले लेंगे और वो 2-3 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तक आप कर लीजिए, अच्छे ढंग से कर लीजिए। प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम आती है कोई भी, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास भेजें, या जो प्रॉब्लम है आपकी वो भेजें, उसका सॉल्यूशन हम आपको करके देंगे। लेकिन अब ये चैप्टर कंप्लीट है पूरी तरह से, बोर्ड लेवल कवर कर रहा है। ठीक है, कुछ बातों को छोड़कर कंपटीशन लेवल भी कवर कर रहा है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम डिटेल तक इसमें पढ़ चुके हैं। तो बस इतना ही इसको कर लीजिए, आज इसका विराम देते हैं। धन्यवाद।